स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों स्क्विड गेम तो आप लोगों ने देखी ही होगी, और अगर नहीं भी देखी तो उसके बारे में आपने सुना जरूर होगा। जी हाँ दोस्तों, वही स्क्विड गेम जिसको लास्ट ईयर सितंबर में नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर लॉन्च किया गया। नेटफ्लिक्स स्ट्रीम करने वाली 19 कंट्रीज में ये कई दिनों तक नंबर 1 पर रैंक करने वाली दुनिया की पहली सीरीज बन गई। चलिए आज आपको उसी सीरीज में वापस लेकर चलते हैं। जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते हैं, देखने में तो ये शो एक अजीबो गरीब गेम की तरह लगता है। यहाँ बहुत से प्लेयर्स पैसों के भरे एक पिगी बैंक के लिए एक दूसरे को मार रहे होते हैं। असल में इसमें कुछ पुअर सिटीजन्स कुछ पैसों को जीतने के लिए एक डेडली गेम खेलते हैं। ये लोग अनएम्प्लॉयमेंट, लो वेजेस, पॉवर्टी, माइजरी और मल्टी मिलियन डॉलर्स के कर्ज के तले दबे हुए होते हैं। इस गेम में ना तो कोई रूल्स हैं और ना ही कोई रेस्ट्रिक्शंस। हर कोई बस जीतना चाहता है, और वो भी किसी भी कीमत पर, फिर चाहे उसके लिए उसको बाकी सभी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। इस गेम के दौरान प्लेयर्स को जगह जगह ये लगता है कि इसमें उनके पास चॉइसेस हैं, लेकिन असल में इस पूरे गेम की डेस्टिनी एक पावरफुल वेल्दी सिटीजन पहले से ही सेट कर चुका है। बाद में पता चलता है कि असल में इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड केवल एक है, जिसके हाथों में इन सभी लोगों की बागडोर है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम आज अचानक इस शो की बात क्यों कर रहे हैं। ये जानने के लिए आपको एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या इस गेम के ये फीचर्स आपको कुछ जाने पहचाने से नहीं लगते? जी हाँ, आपने सही पहचाना। ये गेम एक टिपिकल आइडियलिस्टिक कैपिटलिस्ट सोसाइटी को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। कैपिटलिज्म को यूं इस तरह दर्शाने के कारण इस गेम को कैपिटलिस्ट कहकर खूब क्रिटिसाइज भी किया गया। लेकिन वह जो भी हो, यहाँ कैपिटलिज्म की जिस पिक्चर को पोर्ट्रे किया गया है, यह हमारी आज की सोसाइटी से कहीं ना कहीं बेहद मेल खाती है। हालांकि इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि कैपिटलिज्म का ह्यूमन लाइफ को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ गौर करें तो यह भी सच है कि कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट से जन्मे क्लाइमेट चेंज के कहर से इस दुनिया के फ्यूचर पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आज हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी बहुत बड़े लेवल पर फैल गई है। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के तले न जाने कितने लोग हर दिन अपनी जान से हाथ धोते हैं। इस पूरी सीरीज में कहीं ना कहीं यही दर्शाया गया है, और यही कारण है कि इसको एंटी कैपिटलिस्ट का टैग देकर भारी मात्रा में क्रिटिसाइज किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि कैपिटलिज्म के साथ ये फ्रस्ट्रेशन कोई नई नहीं है। कैपिटलिज्म के वरदान और उसके अभिशाप के बीच के कांस्टेंट डिबेट हैं जो कई दशकों से चले आ रहे हैं। इसको समझ पाना बहुत आसान नहीं है। हालांकि आज के इस वीडियो में इस डिबेट की डीप रूट्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो के जरिए हम कैपिटलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS1 और PSIR ऑप्शनल के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों इंटरप्शन के लिए माफी, पर यह कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना UPSC प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी UPSC का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 6 अक्टूबर है, और क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी UPSC की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस आइडियोलॉजी की मीनिंग से। दोस्तों कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, इस आइडियोलॉजी का मेन फोकस है पूंजी यानी कैपिटल। अगर एकदम आसान शब्दों में कहें तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है उसको कैपिटल कहा जाता है। उदाहरण के लिए कैश, गोल्ड, लैंड, फैक्ट्रीज, पॉवर्टी जैसी चीजें कैपिटल कहलाती हैं।
अब अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो यूं तो ह्यूमन सोसाइटीज में ट्रेड तो बहुत पहले से होता था, लेकिन इसे कैपिटलिज्म नहीं कहा जा सकता था। जिस मॉडर्न कैपिटलिज्म की आज हम बात करते हैं उसका जन्म 19th सेंचुरी की शुरुआत में वेस्टर्न यूरोप में हुआ। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि वेस्टर्न यूरोप में ही क्यों? दोस्तों, यूरोपियन सोसाइटीज के 4 फीचर्स ने वहां पर कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट का सबसे फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड किया। इकोनॉमिक फ्रंट पर ये ऐसी पहली सोसाइटीज थी जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज मार्केट एक्सचेंज और प्राइवेट प्रॉपर्टी के थ्रू ऑर्गेनाइज की जा रही थी। सोशली यहां पर फ्यूडलिज्म, नोबिलिटी और सर्फडम जैसे हायरार्कीज डिसमेंटल हो रही थी। पॉलिटिकली यहां पर रूल ऑफ लॉ, लिबर्टी और सोवर्निटी जैसे वैल्यूज स्ट्रेंथन हो रही थी। और आइडियाज और बिलीफ सिस्टम के केस में ये सोसाइटी सेक्युलरिज्म और मॉडर्न साइंटिफिक आउटलुक को प्रमोट कर रही थी। वेस्टर्न यूरोप के बाहर की सोसाइटीज में कैपिटलिस्टिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए ये सभी फैक्टर्स मौजूद नहीं थे। इसलिए कुछ ही समय में वेस्टर्न यूरोप और बाकी दुनिया के बीच मटेरियल वेलबींग, इंडस्ट्रियल पावर और मिलिट्री फोर्स के फ्रंट पर एक ह्यूमंगस गैप क्रिएट होता गया। वेस्टर्न कंट्रीज की इसी सुपीरियरिटी ने इंपीरियलिज्म को जन्म दिया और आगे कॉलोनियलिज्म से हुए एक्सप्लॉयटेशन ने इस गैप को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इस नए सोशो इकोनॉमिक सिस्टम के डायनेमिक नेचर को देखते हुए मार्क्स और एंगल्स ने यह पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि पूरी दुनिया में फैल जाएगा। 20th सेंचुरी के एंड तक ये प्रोडक्शन असलियत में तब्दील हो गया, लेकिन दुनिया भर में एक टॉर्चरस और वायलेंट इंस्टीट्यूशन चेंज के बाद मुमकिन हुआ। वेस्टर्न यूरोप में जन्मे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने कुछ लोगों को बेशुमार वेल्थ इकट्ठा करने का मौका दिया और ऐसा उन्होंने एक लाचार वर्किंग क्लास के एक्सप्लॉयटेशन के जरिए किया। अब अगर इसके मेन फीचर्स की बात करें तो दोस्तों, यूं तो कैपिटलिज्म एक ब्रॉड अम्ब्रेला आइडियोलॉजी है। इसके कई अलग अलग वर्जन्स हैं, लेकिन अगर इसके कॉमन फीचर्स की बात करें या कहें टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की बात करें तो ये एक तरह का इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें देश का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन के अलग अलग संसाधन गवर्नमेंट के बजाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में होते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, फैक्ट्री और कंपनी जैसी वो सभी रिसोर्सेज शामिल होते हैं जिनसे चीजों का प्रोडक्शन मुमकिन हो पाता है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कंट्री की इकोनॉमी उन इंडिविजुअल्स के थ्रू चलती है जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को ओन और ऑपरेट करते हैं। ये सिस्टम मार्केट की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर चलता है। वहां मार्केट में किसी भी तरह के स्टेट या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। अगर आपने हमारी कम्युनिज्म वाली वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा कि उस सिस्टम में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कम्युनिटी के कंट्रोल में होता है। अगर अब तक आपने उसको नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को खत्म करने के बाद। लेकिन दोस्तों, कैपिटलिज्म में इस चीज का एकदम ऑपोजिट होता है। मॉडर्न डे कैपिटलिज्म के जन्मदाता एडम स्मिथ अपनी लैंडमार्क वर्क वेल्थ ऑफ नेशंस में लेजे फेयर स्टेट की बात करते हैं। लेजे फेयर यानी लीव अलोन, ये पॉलिसी इस पूरे कैपिटलिस्टिक मॉडल को फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। इस पॉलिसी के मुताबिक स्टेट मार्केट को अकेला छोड़ देना चाहिए। इस आइडियोलॉजी में स्टेट को नेसेसरी एविल कहा जाता है, यानी यूं तो स्टेट का मार्केट में रोल एक एविल के समान है, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीजों के लिए ये नेसेसरी भी है। यहाँ स्टेट की जरूरत है लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी इस आइडियोलॉजी के मुताबिक गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरफेरेंस केवल प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ कैपिटलिज्म के कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि असल में फ्री मार्केट जैसा कुछ होता ही नहीं है। वो कहते हैं कि फ्री मार्केट में उतनी ही सच्चाई है जितना सेंटा क्लॉज के एग्जिस्टेंस में, क्योंकि मार्केट खुद को फ्रॉड, थेफ्ट या वायलेंस से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। स्टेट और उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही देश में रूल ऑफ लॉ और पुलिस मशीनरी को मेंटेन करके इन चीजों को इंश्योर करता है। और जब स्टेट इस चीज को इंश्योर करने में सफल नहीं हो पाता, उस समय मार्केट का स्टेट के ऊपर से विश्वास उड़ जाता है और देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स होने लगता है। इसीलिए एक कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट हमेशा एक पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की छत्र छाया में रहती है। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा फीचर है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी इसमें हर इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट तरीके से अपना बिजनेस ओन और रन कर सकता है। ये सभी डिसेंट्रलाइज होने के कारण आपस में ओपनली compete भी कर पाते हैं। ऐसी सोसाइटी में इंडिपेंडेंट प्लेयर्स के बीच कंपटीशन के कारण लोगों को बेहतर डील्स मिल पाती हैं और कंपनीज लार्ज अमाउंट में प्रॉफिट जनरेट करती हैं। प्रॉफिट कैपिटलिज्म की सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स या फिर कहें फैक्ट्री है। कार्ल मार्क्स की लैंग्वेज में कहें तो ये प्रॉफिट एक सरप्लस वैल्यू है जो कैपिटलिस्ट की ग्रीड को सस्टेन करती है। गुड्स की वैल्यू में से अगर लेबर की पेमेंट को हटा दें तो जो बैलेंस बचता है उसको हम सरप्लस वैल्यू कहते हैं। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये वैल्यू कैपिटलिस्ट के द्वारा एक्यूमुलेट की जाती है।
एडम स्मिथ कहते हैं कि कैपिटलिस्ट इस प्रॉफिट को यूज करके उसको सबके डेवलपमेंट के लिए वापस कंपनी में ही इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि उसके प्रोडक्शन का आउटपुट और भी ज्यादा मल्टीप्लाई होता है और इसमें सभी को अपना शेयर मिलता है। अब और किसी का बेनिफिट इससे हो या ना हो, लेकिन इससे कैपिटलिस्ट को अपने पूरे वेंचर को एक्सपैंड करने का जरिया जरूर मिलता है, जो मार्क्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, इसके अलावा कैपिटलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो इंडिविजुअल्स के द्वारा प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देती है। प्राइवेटाइजेशन के थ्रू ये सोसाइटी इनोवेशन, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ह्यूमन फ्रीडम को सपोर्ट करती है। यहाँ कंपनीज अपने प्रॉफिट को सस्टेन करने के लिए लगातार इनोवेट करती है। यही कारण है कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में जिस लेवल का टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हम आज देख रहे हैं, वो शायद दूसरे किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में इम्पॉसिबल है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कंट्री की इकोनॉमी उन इंडिविजुअल्स के थ्रू चलती है जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को ओन और ऑपरेट करते हैं। ये लोग अपने ऑपरेशंस के लिए लेबर को हायर करते हैं। ये स्पेशलाइज्ड लेबर एक इंडस्ट्री के अलग अलग सेगमेंट में काम करती है और इसी को डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर के इस कॉन्सेप्ट को एडम स्मिथ के द्वारा ही प्रपोज किया गया है। उनके मुताबिक डिवीजन ऑफ लेबर की सहायता से उस इंडस्ट्री का आउटपुट और उसकी एफिशिएंसी बहुत तेजी से बढ़ती है। यानी यहाँ इंडस्ट्री के हर ऑपरेशन को स्पेशलाइज्ड लेबर मैनेज कर रहा होता है। इसको असेंबली लाइन कहा जाता है। इस असेंबली लाइन मैनेजमेंट के थ्रू टाइम भी कम लगता है और आउटपुट भी मैक्सिमाइज हो जाता है। तो दोस्तों, डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन कैपिटलिज्म की ह्यूज सक्सेस के दो बड़े फैक्टर्स हैं। लेकिन वहीं अगर इस चीज को हम कार्ल मार्क्स के व्यू पॉइंट से देखें तो वो कहते हैं कि इस स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से वर्कर्स अपने काम को बार बार रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने काम से एलियनेशन फील होने लगता है। धीरे धीरे वो अपने प्रोडक्ट से भी एलियनेटेड फील करने लगते हैं। ऐसा करके उनको आसानी से रिप्लेस भी किया जा सकता है, जिसके कारण उनका एक्सप्लॉयटेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल और कल्चरल सिस्टम भी है। कैपिटलिज्म की सबसे बड़ी जीत यही है कि इसने दुनिया की रूपरेखा को बहुत कम समय में बहुत तेजी से बदला है। जो चीज पिछले 3000 सालों में नहीं हुई, वो कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन ने कुल 200 सालों में करके दिखाई है। लगभग 200 साल पहले 1820 में दुनिया के 84% लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रहा करते थे, लेकिन आज वही नंबर घटकर कुल 9% रह गया है। इसी दौरान लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 से बढ़कर 72 ईयर्स पर पहुंच गई है। अगर बात करें फेमीन्स की, तो 1871 में हर 1,00,000 में से 1400 हाउसहोल्ड्स फेमीन की चपेट में आते थे, लेकिन 1971 तक आते आते ये नंबर 1,00,000 हाउसहोल्ड्स में से केवल 1 हाउसहोल्ड तक घट चुका है। उसी तरह आज वाटर, हाउसिंग और एजुकेशन जैसी बेसिक नेसेसिटीज का एक्सेस पहले से कई गुना आसान और वाइड स्प्रेड हो गया है। लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड और लाइफस्टाइल बहुत तेजी से इंप्रूव हुए हैं। आज हम लोगों के पास दुनिया भर की चॉइसेस हैं, जिसकी वजह से आज हर कोई अपनी डेस्टिनी का मालिक बन गया है। कोई भी अपनी एजुकेशन और हार्डवर्क के बलबूते अपना खुद का एम्पायर बिल्ड कर सकता है। दोस्तों, कम्युनिज्म की तरह इस कैपिटलिज्म को भी अपनी जर्नी में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार इस आइडियोलॉजी ने इन डेडली शॉक से उभरने के लिए नए नए रूप लेकर अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन किया। उदाहरण के लिए 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के समय कैपिटलिज्म को बड़े लेवल पर क्रिटिसाइज किया गया। इस पूरी फाइनेंशियल क्राइसिस को कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा फेलियर बताया गया। लेकिन उस समय जॉन मेनार्ड केन्स ने क्लासिकल थ्योरी को रिवर्क करके उसमें स्टेट के रोल को एनहांस किया और उनके इस लिबरल सोशलिज्म से कैपिटलिज्म बाल बाल बच गया। तो इसी तरह समय समय पर कैपिटलिज्म ने अपना रूप बदलकर हमारी सोसाइटी पर रूल किया है। इसी का नतीजा है कि आज हम में से शायद ही कोई होगा जो मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, ब्लू जीन्स और अमेरिकन पॉप म्यूजिक को ना जानता हो। आज आप जिस मोबाइल या लैपटॉप पर इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी इसी कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन की देन है। इसमें चलने वाला इंटरनेट कनेक्शन कैपिटलिज्म के जरिए ही उतने मैसिव स्केल पर स्प्रेड हो पाया। और तो और आज जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, वो भी कैपिटलिज्म का जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, यहाँ चिंता की बात यह है कि कैपिटलिज्म आज हमारी जिंदगी में इतना डीपली पेनिट्रेट हो चुका है कि हमें ये एकदम नेचुरल और अनकंटेस्टेड लगता है। आज हमें ये लगता है कि भले ही हम इसको पसंद ना करें, लेकिन हमारे लिए इसके बिना रहना भी संभव नहीं है। इसी वजह से कई बार हम इसकी खामियों को नजरअंदाज भी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, असल में आज ये सिस्टम जो रूप ले चुका है, उसको देखते हुए हम इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आइए उन पर एक नजर डालते हैं।
दोस्तों अगर कैपिटलिज्म की इस पूरी थ्योरी को एक लाइन में समराइज करें तो हम कह सकते हैं फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपिटल। यानी ये एक ऐसी सोसाइटी हुई जहां लोग काम तो अपनी क्षमता के हिसाब से करते हैं, लेकिन उनको रिटर्न उनकी वेल्थ के हिसाब से मिलेगा। यानी जिनके पास जितनी वेल्थ होगी वो उतनी आसानी से और वेल्थ बना पाएंगे। ये एक लाइन कैपिटलिज्म के क्रिटिसिज्म को अच्छे से बयां करती है। अगर हम इसके क्रिटिसिज्म को ब्रेक करें तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज। जैसा कि हमने अभी देखा, कहने के लिए तो कैपिटलिज्म एक बहुत ही फेयर तरीके से हर इंडिविजुअल या कंपनी को मार्केट में compete करने का फ्रीडम देता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अक्सर कुछ कंपनीज पूरी मार्केट पर रूल करने के लिए अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर देती हैं। वो या तो अपने कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर करके खुद को एक ह्यूज जाइंट में तब्दील कर लेती हैं और इन जाइंट्स को मोनोपोलीज कहा जाता है, या तो फिर वो अपनी स्ट्रेटजीज के जरिए कंज्यूमर्स को अपने राइवल से बेहतर डील्स देकर अपने वीक कॉम्पिटिटर को आउटप्ले कर देती हैं। ऐसे में उस राइवल को मार्केट से खुद ब खुद बाहर होना पड़ता है। उदाहरण के लिए मेटा आज व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को एक्वायर करके एक बड़ी मोनोपोली बन चुका है। आज मेटा के आगे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिक नहीं सकता है। ऐसे में ये मोनोपोलीज मार्केट पर अपना रूल एस्टैब्लिश कर लेती हैं। कंपटीशन के बिना कंज्यूमर्स के पास चॉइस भी नहीं होती है और इसीलिए मोनोपोलीज अपने मुताबिक कंज्यूमर को भी एक्सप्लॉइट कर पाती हैं। दोस्तों इसमें एक और बड़ी दिक्कत यह है कि कैपिटलिज्म प्रॉफिट तो एंश्योर करती है, लेकिन ये प्रॉफिट सोसाइटी के किस तरह से गेन और डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए इस पर कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे में जिसके पास ज्यादा पैसा और पावर होती है वो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट एंश्योर कर पाता है। यहाँ कुछ कैपिटलिस्ट इस क्रिटिसिज्म को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि जिस पैराडाइज का सपना कैपिटलिज्म शो करता है हम उससे बस कुछ ही दूर हैं। वो कहते हैं कि माना कि कैपिटलिज्म से गलतियां हुई हैं, लेकिन वो उससे सबक सीख चुके हैं। वो कहते हैं कि हमें बस पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर हम कुछ समय सब्र करें और इस प्रॉफिट के पाई को और ज्यादा बढ़ने दें तो सबके हिस्से में एक बड़ा पीस आ जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये फाइनली कब बढ़ेगा, क्योंकि इन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिसोर्सेज, एनर्जीज और रॉ मटेरियल की जरूरत होती है जो इस धरती पर बेहद लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है। यानी अगर एक बार ये एग्जॉस्ट हो गई तो ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा डेंजरस ड्रॉबैक है क्लाइमेट चेंज। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण क्लाइमेट पर बहुत बड़े लेवल पर इंपैक्ट हुआ है। 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में कोई भी एनवायरमेंट रेगुलेशंस नहीं हुआ करते थे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अपने प्रॉफिट को कट करके एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी। इसको एक उदाहरण से समझें तो इंडस्ट्रीज के एक्सपेंशन के लिए लैंड की जरूरत होती है और लैंड इस धरती पर लिमिटेड है। ऐसे में प्रॉफिट्स को इंश्योर करने के लिए कैपिटलिस्ट हमारे नेचुरल बायोस्फीयर जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और माउंटेन को क्लियर करके अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। नेचर के इस इंक्रोचमेंट से ये इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाते हैं और इसका इफेक्ट पूरी धरती पर पड़ता है। इसीलिए जैसे जैसे कैपिटलिज्म ऊंचाइयों को छूता है वैसे वैसे हमारा क्लाइमेट डिग्रेड हो जाता है। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का एक बेसिक सा रूल है, यहाँ पर अगर किसी को सरवाइव करना है तो उसको लगातार अपनी प्रोडक्शन को बूस्ट करते रहना होगा। लेकिन केवल प्रोडक्शन ही काफी नहीं है, अब इस प्रोड्यूस को कंज्यूम करने वाला भी कोई होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन इंडस्ट्रीज का अपना ही प्रोड्यूस इनको ही ले डूबेगा। तो इस कैटास्ट्रॉफ को प्रिवेंट करने के लिए ये कैपिटलिस्ट दुनिया में एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये सोसाइटी में कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देते हैं। इसके तहत सोसाइटी में उन चीजों की डिमांड क्रिएट की जाती है जिसकी असल में हमको जरूरत नहीं होती है। इससे ह्यूमन बॉडी के साथ साथ धरती के रिसोर्सेज पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। दोस्तों इसके अलावा कैपिटलिज्म का एक और डिस्टॉर्टेड फॉर्म हमें मॉडर्न डे सोसाइटीज में क्रोनी कैपिटलिज्म के रूप में देखने को मिलता है। क्रोनी कैपिटलिज्म को कॉर्पोरेटिज्म भी कहा जाता है। इस सिस्टम में बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस रूलिंग पार्टीज के साथ टीम अप करके एक दूसरे को बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें बड़े कैपिटलिस्ट हाउसेस पॉलिटिकल पार्टीज को मॉनेटरी सपोर्ट देते हैं, वहीं दूसरी तरफ रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज देश में इस तरह के टैक्स लॉज को इंप्लीमेंट करती है जो सीधे तौर पर इन जायंट्स को सपोर्ट करते हैं। इस तरह के लॉज बहुत बार देश के कॉमन सिटीजन्स पर भारी पड़ जाते हैं। क्रोनिक कैपिटलिज्म अक्सर ऐसी सोसाइटीज में देखा जाता है जहां पर करप्शन बहुत बड़े स्केल पर होता है। कैपिटलिज्म का ये मॉडल कैपिटलिज्म के ओरिजिनल फॉर्म और साथ ही साथ डेमोक्रेसी की स्पिरिट को भी एक्सप्लॉइट करता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से ये कहा जाता है कि भले ही कैपिटलिज्म ने ह्यूमन स्पीसीज और ग्लोबल इकोनॉमी को ग्रो किया हो, लेकिन उसी के साथ उसने ग्लोबल इनइक्वालिटीज को इस लेवल पर पहुंचा दिया है जहां से वापस आने के चांसेस बहुत कम दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन।
जहां पे हमने डिस्कस करा कैपिटलिज्म, उसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन और उसके डिफरेंट फॉर्म्स। दोस्तों, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच की डिबेट बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं जो एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में खड़ी रहती हैं। पर आज सच बात यह है कि कोई भी देश हार्डकोर कैपिटलिज्म या हार्डकोर कम्युनिज्म को फॉलो नहीं करता है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में आपको हमने बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनी कैपिटलिज्म? Discuss why it is detrimental for the health of a democracy. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।